Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो बिकम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टॉपिक है डिफरेंस और डिस्टिंक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में कहेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर और उनके बीच में पारस्परिक निर्भरता। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ इफ यू कैन सी द फर्स्ट लाइन आपको क्या कह रही है? मेनी पॉइंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि इकोनॉमिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर का पहली ब्रांच हम कहते हैं मैक्रो इको को। तो मैक्रो इको के बहुत सारे पॉइंट्स आपको इको के अंदर दिखते हैं। इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि कहा जाता है इंडिविजुअल एक छोटे स्केल की स्टडी है, तो उसमें पढ़ने वाली चीज़ अगर बड़ी या बहुत बड़ी होती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर बन जाती है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हम इको की ये दो ब्रांचेस माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों को इको के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये अलग है बट फिर भी साथ है। नाउ फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। एक एक करके पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मीनिंग। मीनिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्थ। तो माइक्रो का अर्थ क्या है? माइक्रो मीन्स स्टडी ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और अ सेगमेंट इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में किसी एक विशेष उद्योग, अर्थव्यवस्था के किसी खंड का अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? पूरी इकोनॉमी की स्टडी जब हम करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट? स्टडी ऑफ द कंप्लीट इकोनॉमी, समग्र रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। सेकंड आता है पर्पस, कि किस कारण से, इसका उद्देश्य क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का, अध्ययन करने का उद्देश्य क्यों है? क्योंकि हम इससे बाजार का विश्लेषण करना चाहते हैं, मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें है कमोडिटीज, ऑब्जेक्ट्स के प्राइजेस को डिसाइड करना। मैक्रो का पर्पस क्या आता है? नेशनल इनकम को अधिकतम करना, मैक्सिमाइज करना, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना और बढ़ाना। तीसरा हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डील्स विद। डील्स विद का मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि माइक्रो के अंदर हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। इसमें आप पहला पॉइंट देखिए, माइक्रो में हम अध्ययन करते हैं डिमांड और सप्लाई। इन्हें समझिए। हमने बोला था पर्पस में, उद्देश्य में, कि माइक्रो का एक पर्पस है कमोडिटीज के प्राइसेस डिसाइड करना। ये प्राइसेस डिसाइड होते हैं डिमांड और सप्लाई के थ्रू। इसी तरह से ये दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के आते हैं। लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी माइक्रो में फेमस हैं, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन एक्सेट्रा। अब मैक्रो का क्या है डील? मैक्रो डील करता है बड़े टर्म से इकोनॉमी के लेवल पे, जैसे नेशनल इनकम, हिंदी में हम जैसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, मनी का, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, रोजगार एक्सेट्रा। आगे चलते हैं और दूसरे आधार हैं मेन डिटर्मिनेंट, मुख्य उपकरण। माइक्रो का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण है प्राइस, मूल्य निर्धारक। वही है कि आप प्राइस को एज एन एलिमेंट लेके उसी से रिलेट करते हुए प्रोडक्ट्स का डिस्कशन करते हैं। जबकि समष्टि मैक्रो में हमारा मेन निर्धारक है इनकम, नेशन की इनकम, क्योंकि उसी से एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे टर्म्स कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड सॉल्यूशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ का हल हमें प्रोवाइड करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें प्रोवाइड करती है हल हमारी बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स का, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए या उत्पादन किया जाए, इन चीज़ों का जवाब आपको माइक्रो देती है। जबकि मैक्रो में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं कि कैसे वो संसाधन जो कि दुर्लभ है, द रिसोर्सेज विच आर स्केर्स इन नेचर, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके ताकि इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, कि संतुलन की स्थिति माइक्रो में कब आती है और मैक्रो में कब आती है। कहा जाता है माइक्रो में इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई लेकर आ जाते हैं, क्योंकि माइक्रो में हम शॉर्ट पीरियड, अल्प अवधि का अध्ययन करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई की जो फोर्स है, जो पावर है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करके, जैसे इफ़ यू रिमेंबर एक ऐसा ग्राफ था, ये डिमांड कर्व जा रहा था, ये सप्लाई कर्व जा रहा था,
तो डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म में इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दीर्घ अवधि, तो दीर्घ अवधि में हमेशा संतुलन हो ये ज़रूरी नहीं है। डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन आता है, इकोनॉमी में दिखता है, और इसी टाइम पीरियड पे मंदी का टाइम होता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिसेशन। बूम का टाइप आता है, जिसे हम कहते हैं उछाल। तो ये टाइम पीरियड इकोनॉमी में आते हैं और ये इकोनॉमी को डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस, महत्वता। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस क्यों है? बिकॉज इसके थ्रू हम गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं, हम उनको नियमित करते हैं, ताकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम के हिसाब से उनके प्राइसेस को डिसाइड किया जा सके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें जिसे हिंदी में कहते हैं उत्पादन के कारक। इन उत्पादक के कारकों की कीमत निर्धारण करना, उसी के साथ साथ जो उत्पादन हुआ है उसकी कीमत निर्धारण करना, ये सब महत्वता कहाँ तक आती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र तक। और मैक्रो में हम क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं अर्थव्यवस्था की बड़े आर्थिक इश्यूज, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इस तरह के पॉइंट्स। नेक्स्ट स्कोप, हिंदी में जैसे हम कहते हैं क्षेत्र। माइक्रो और मैक्रो को अगर हम तुलना करें और कंपेयर करें, तो माइक्रो क्योंकि इंडिविजुअल स्टडी है, तो इसका क्षेत्र क्या है? सीमित है, संकीर्ण है। जैसे हमने लिखा हुआ है इट हैज अ नैरोअर स्कोप, क्योंकि खाली ये एक क्षेत्र, एक सेगमेंट पे फोकस है। लेकिन मैक्रो क्योंकि पूरी इकोनॉमी को लेता है, तो इसका स्कोप क्या है? विशाल है, व्यापक है, बड़ा है। नाउ द लास्ट 2 पॉइंट्स, मेन टूल्स, मुख्य उपकरण। माइक्रो, जब भी बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो 2 टर्म्स हमेशा याद रहते हैं, डिमांड और सप्लाई, मांग, पूर्ति या आपूर्ति। तो इसके मेन टूल्स क्या है माइक्रो के? डिमांड एंड सप्लाई। अब मैक्रो के टूल्स क्या है? मैक्रो के टूल्स भी माइक्रो से ही कुछ कनेक्ट होते हैं। जैसे माइक्रो में है डिमांड, मैक्रो में है एग्रीगेट डिमांड, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं AD। अब एग्रीगेट डिमांड और डिमांड में क्या फ़र्क होता है? डिमांड होती है कि एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को अलग अलग कीमतों में कितना खरीदता है, मतलब खाली एक कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर, उसके खरीदने की पूरा जो उसका व्यवहार है, उसका अध्ययन हम डिमांड में करते हैं। जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी कुल मांग, तो वो मैक्रो है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था को हमने इसमें कवर किया। इसी तरह से हम इसमें लेते हैं सप्लाई। सप्लाई होती है एक प्रोड्यूसर एक ऑब्जेक्ट को, एक कमोडिटी को किस कीमत पे कितनी मात्रा में अवेलेबल करा रहा है, और इसका मैक्रो कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। अब लास्टली हमेशा डिफरेंसेस में पहला पॉइंट मीनिंग रखते हैं और लास्ट एग्जाम्पल, ताकि बिगिनिंग और एंड बहुत परफेक्ट हो। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लिए हैं, जैसे व्यक्तिगत आय, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो है, उसकी सेविंग, उसकी बचत भी माइक्रो है। इसी तरह से किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटर्मिनेशन, उसकी कीमत निर्धारण माइक्रो है। एक फर्म है इंडिविजुअल, उसका उत्पादन। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता संतुलन, ये सब भी क्या है? माइक्रो के एग्जाम्पल है। मैक्रो के एग्जाम्पल, मैक्रो में हमने लिया जैसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था आ गई, ये मैक्रो में आया। देन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी आम तौर पे कीमतें क्या हैं। फिर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और बेरोजगारी, इसकी तरह से पॉवर्टी, और ये सारे टर्म्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट इस वीडियो का खत्म होता है, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इंटरडिपेंडेंस, कि माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हमें वो बता रहे हैं कि माइक्रो और मैक्रो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को और गौर से आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव नहीं, बट एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अधूरा है। क्यों? क्योंकि हर एक इकोनॉमिक्स में, माइक्रो हो या मैक्रो, उनकी खुद लिमिटेशंस हैं, और अगर आपको इकोनॉमिक एनालिसिस करना है तो माइक्रो और मैक्रो दोनों का अध्ययन या पढ़ाई ज़रूरी है। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे माइक्रो मैक्रो पे डिपेंडेंट है और कैसे मैक्रो माइक्रो पे
डिपेंडेंट है। पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो मैक्रो पे कैसे डिपेंड करती है। माइक्रो डिपेंड करती है मैक्रो पे इकोनॉमी के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप मैक्रो लेवल पे उस चीज़ को अभी नहीं कर पा रहे तो माइक्रो में वो अटकेगी। जैसे नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और इनके थ्रू हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिया है पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के कारक जो होते हैं उनका जो मूल्य या उनको जो भुगतान किया जाता है वो डिसाइड कैसे किया जाता है। अब इंग्लिश और हिंदी में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी में हम इनको कहते हैं लैंड की जगह हम बोलते हैं भूमि, लेबर की जगह श्रमिक, कैपिटल की जगह पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप की जगह साहस, वो करने की इच्छा। ये जो 4 फैक्टर्स है इनको जो पेमेंट या भुगतान किया जाता है वो हर कंपनी अलग करती है, लेकिन उनके भुगतान के लिए जो वो रेट तय करते हैं, जो कीमत तय करते हैं, वो अर्थव्यवस्था में उनकी मांग पे निर्भर करती है। इसका मतलब माइक्रो लेवल पे पेमेंट हो रही है बट उसके डिसीजन के लिए आपने मैक्रो को स्टडी किया। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट का मूल्य। अब कोई प्रोडक्ट अगर एक फर्म बेचना चाहती है तो वो खाली अपनी कॉस्टिंग नहीं देखती है, वो ये कॉस्ट भी देखती है कि अन्य वस्तुएं जो इसी की तरह मिलती जुलती हैं उनका मार्केट में क्या प्राइस है। मतलब माइक्रो लेवल पे वो प्रोडक्ट है, लेकिन मैक्रो लेवल पे हमने क्या किया, हमने मार्केट देखी, क्योंकि हमें मार्केट देखनी ज़रूरी है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या मूल्य चलेगा या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की क्या मूल्य हैं। इसी तरह से सेल ऑफ गुड्स इन द मार्केट, एक फर्म अपनी वस्तुएं बाजार में बेचना चाहती है, लेकिन वो कितना बेच पाएगी ये डिपेंड करता है कि बाजार में कितनी डिमांड है। इसका मतलब है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मैक्रो लेवल पे आता है, लोगों के पास कितना पैसा है। दैट मीन्स परचेजिंग पावर एक मैक्रो फैक्टर है और ये आपके गुड्स की सेल की क्वांटिटी को डिसाइड करेगा, जो कि क्या है, माइक्रो फैक्टर। अब इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, कि एक फर्म वस्तु की मांग का निर्धारण करती है कि कितनी डिमांड उसके प्रोडक्ट की होगी। और ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फिर मैक्रो फैक्टर्स पे, जैसे इफ आई से इनकम, लोगों की इनकम एक क्या है, मैक्रो फैक्टर है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, मैक्रो फैक्टर है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैक्रो पे हैं जो कि एक प्रोडक्ट की डिमांड को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड लास्टली क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कितनी मात्रा में उत्पादन हो। अब इसमें भी आपका इनकम लेवल, सोसाइटी की टोटल मांग, फिर परचेजिंग पावर, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। ऑल एंड ऑल हम क्या कह सकते हैं कि एक गुड की डिमांड, उसकी सप्लाई, उसका प्रोडक्शन, ये सारा मैक्रो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब आए हम लोग लास्ट टॉपिक पे कि कैसे व्यष्टि आपको मैक्रो को डिसाइड करने में हेल्प करता है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र कैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र पे निर्भर है। कहा जाता है, वापस से वही सेंटेंस आता है कि दोनों कनेक्टेड हैं। अगर आर्थिक विश्लेषण करना है तो दोनों का अध्ययन करना पड़ता है। नीचे हमने कुछ ने पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें और डिटेल में ढंग से इस चीज़ को समझा पाएंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, टू अंडरस्टैंड कंप्लीट इकोनॉमी एंड द डिसाइडिंग पॉलिसीज। व्यक्तिगत इकाइयों के संयोगों का अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम नीतियां बनाते हैं और नीतियां बनती हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अर्थव्यवस्था के स्तर पे। लेकिन वो नीतियां बनाई कैसे जाती हैं, जब आप इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ते हैं। लाइक इफ आई पुट अप एन एग्जांपल, लेट्स से मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति कहलाती है। ये पॉलिसी मनी की अवेलेबिलिटी से कनेक्टेड है कि मार्केट में, बाजार में मुद्रा कितनी होनी चाहिए। लेकिन इस पॉलिसी में जो डेटा चेंज होता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो इंडिविजुअल छोटे छोटे यूनिट को पढ़ के ही तो बनाए जाते हैं। दैट मीन्स मैक्रो यहाँ पे डिपेंड कर गया माइक्रो पे। सेकेंड, प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन में वृद्धि का डिसीजन। कहा जाता है कि अगर किसी देश में किसी प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी फर्म्स उसको बढ़ाएंगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोई एक वस्तु है, लेट्स से नॉर्मली हम कुछ भी कहते थे, लेट्स से पेन ऑफ ऑल कंपनीज। अगर मैं ये बोलूँ कि इंडिया में पेन की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो क्या सारी फर्म्स के पेन की डिमांड बढ़ रही है? नहीं। हो सकता है किसी की तो उतनी की उतनी हो, किसी की तो कम हो रही हो, और किसी की इतनी ज़्यादा बढ़ रही हो कि वो टोटालिटी में पेन की डिमांड को बढ़ा रही है। दैट मीन्स
एक एग्रीगेट डिमांड पेन का बढ़ा, ये मैक्रो टर्म है, लेकिन एक्चुअली कितना पड़ा इसके लिए आपको इंडिविजुअल कंपनियों की बढ़ावट या कमी को देखना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया फिर से माइक्रो डिसीजन। दैट मीन्स टोटल प्रोडक्शन अगर एग्रीगेट डिमांड है तो उसको पढ़ने के लिए भी आपको माइक्रो लेवल को स्टडी करना पड़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट वापस उसी से कनेक्ट हो रहा है इंक्रीज और डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। पहले मैंने खाली एक प्रोडक्ट लिया था, अब सारे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। लेट्स से इंडिया में एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, क्या इसके बढ़ने का मतलब है कि सारे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई? नहीं, हो सकता है कुछ की कम हुई हो, कुछ का कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। तो इंक्रीज या उसी तरह से डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ये एक मैक्रो टर्म है, लेकिन इसको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल से उठाते हुए, मतलब माइक्रो लेवल से उठाते हुए। देन नेक्स्ट, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जनरल ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था में सामान्य प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अर्थव्यवस्था में हमें जानकारियाँ चाहिए, हमें प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी करने हैं कि लोग डिमांड के नेचर पे कैसे रिएक्ट करते हैं, सप्लाई पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्शन जो है इकोनॉमिक्स में कनेक्ट होता है कि एक फर्म कैसे रिएक्ट करती है, और उसी तरह से उन सबको कंबाइन करके हम पूरी इकोनॉमी के बारे में उन प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। तो जनरल ट्रेंड जो इकोनॉमी का है उससे समझने के लिए आपको माइक्रो लेवल पे उन प्रिंसिपल्स का आइडिया होना चाहिए। एंड लास्टली, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजना, योजना की जगह आप चाहें तो इसको नियोजन भी कह सकते हैं, दोनों ही हिंदी के वर्ड्स एक्सेप्टेबल हैं, आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि फर्म्स, इंडस्ट्रीज, ग्रुप्स, जितने भी एरिया हैं उन सब की प्लानिंग को हम अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांध दें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लेट्स से आपकी पूरी इकोनॉमी है, अब उस पूरी इकोनॉमी के अंदर हम ये मान के चलें कि पूरी इकोनॉमी में हम लोग एक पॉलिसी को फ्रेम अप करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें इकोनॉमी को बांटना पड़ेगा। हमें कंजम्पशन, हाउस होल्ड सेक्टर को देखना पड़ेगा कि हाउस होल्ड सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है, उसके अंदर भी हाउस होल्ड में रिच क्लास कैसे रिएक्ट करता है, अपर क्लास की जगह फिर आप बोलो लोअर क्लास कैसे रिएक्ट करता है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक प्लानिंग में उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आप छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स को भी स्टडी करोगे, और उस स्टडी के बाद ही आप उस प्लान को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। सो कंक्लूडिंगली मैं यहाँ पे एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है पॉल सैमुएल्सन, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी दी थी, उनका एक सेंटेंस कोट करना चाह रही हूँ। उन्होंने ये कहा था, देयर इज रियली नो अपोजिशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मतलब माइक्रो जिसे हम लोग कहते हैं व्यष्टि, या आप चाहें तो एक वर्ड और मैंने यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म। मैक्रो जिसे हम समष्टि कहते हैं या स्थूल। तो वास्तवता में इन दोनों अर्थशास्त्र के बीच में कोई विरोध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, दोनों ही बहुत वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक सेंटेंस में कहा था कि यू आर लेस देन हाफ एजुकेटेड इफ़ यू अंडरस्टैंड वन वाइल इग्नोरिंग द अदर। मतलब आप आधे से कम शिक्षित हैं, आप आधे शिक्षित भी नहीं हैं, आप आधे से कम शिक्षित हैं अगर आप एक को समझते हुए दूसरे को ना समझे, दूसरे से अभिज्ञ रहें। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट, एक के बिना दूसरे को समझना का मतलब है आपने इकोनॉमिक्स को समझा ही नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।